राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को यकीन हो गया है कि लोहा गर्म है, उस पर चोट करने की जरूरत है। उधर अपनी सत्ता को बचाने के लिए मोदी जी के पास ज्यादा कुछ है नहीं, कोई नई नीति नहीं है, कोई नया फिक्रा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक मोर्चे पर उनके हाथ बांध दिए हैं। विदेश नीति के मोर्चे पर उन्हें मजबूरन चीन का नेतृत्व मान लेना पड़ा है। दोस्तों, मोदी जी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी ठंडी पड़ी हुई है। भाजपा के रणनीतिकारों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। वे केवल हेडलाइन प्रबंधन के दम पर ही भाजपा के लिए कुछ गुंजाइशें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन, जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 13 दिन हो गए और उसने अपार समर्थन जुटा लिया, तो अचानक भाजपा को ख्याल आया कि अरे, हम तो उस यात्रा के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए उसने मोदी जी और उनकी मां को गाली दिलवाने का प्रपंच रचा और पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर डंडे लेकर हमला बोल दिया, हिंसा की, लेकिन राजनीतिक रूप से उसके हाथ कुछ नहीं लगा। 24 घंटे के बाद यह प्रकरण लोग भूल गए। उन्हें याद रह गई केवल एक बात कि राहुल गांधी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे मोदी जी को मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि चीन से आते ही मोदी जी ने अपने पहले कार्यक्रम में अपनी मां को दी गई गालियों वाले प्रकरण को ही राजनीतिक रूप से भुनाने की शुरुआत की। वे समझते हैं कि सारा देश ये भूल गया है कि नरेंद्र मोदी के रूप में एक मां का एक ऐसा बेटा प्रधानमंत्री बना हुआ है जो लगातार अपनी बूढ़ी मां का राजनीतिक दोहन करता रहा। वो 5-5, 7-7 कैमरे लेकर जाता था और अपनी मां के चरणों में बैठकर कैमरे के जरिए सारे देश में उसका प्रसारण किया जाता था, ताकि मोदी जनता के सामने अपने आप को मातृभक्त कहला सके। दोस्तों, मैंने तो पिछले 11 साल में कभी भी मोदी जी और उनकी पार्टी को इतना मुरझाया हुआ नहीं देखा। सत्ता परिवर्तन के लिए इतनी ज्यादा पकी हुई जमीन भी पिछले 11 साल में विपक्ष को कभी उपलब्ध नहीं थी। उस समय भी नहीं जब 2025 में भाजपा दिल्ली और बिहार में बुरी तरह से हार गई थी और उसके मार्गदर्शक मंडल से अरुण शौरी एक पत्र निकाल लाए थे, जो जैसे ही भाजपा आलाकमान को भेजा गया, हड़कंप मच गया था। लेकिन तब मोदी और शाह ने मिलकर उस परिस्थिति को किसी तरह संभाल लिया था। भाजपा इतनी कमजोर स्थिति में उस समय भी नहीं दिखी थी जब 2019 के लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर वह 3 बड़े राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी के हाथों हार चुकी थी। गुजरात में राहुल ने उसे हार की कगार पर पहुंचा दिया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम जन्मभूमि के मामले में मोदी की सरकार के खिलाफ दबाव डाल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पेशबंदी कर रहा था। उसमें मोदी की किस्मत ने मदद की। पुलवामा पर हुए आतंकवादी हमले ने भाजपा के पक्ष में एक राष्ट्रवादी हवा बना दी, जिससे मोदी की नैया पार लग गई। लेकिन इस बार हालात कुछ और ज्यादा ही संगीन है। राहुल गांधी और विपक्ष को साफ दिख रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारे ने गहराई तक असर कर दिया है, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी। असल में बिहार के बाद बाकी देश भी अपनी सड़कों और गलियों में इस तरह के आंदोलन का इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी के पास योजना है। वे चाहते हैं कि जो बिहार में जो आंदोलन हुआ वो दूसरे राज्यों में भी आयोजित किया जाए। सवाल केवल उन लोगों के दिमाग में ही नहीं है जो भाजपा के खिलाफ वोट करते हैं, बल्कि उनके दिमाग में भी है जो भाजपा के पक्ष में वोट करते हैं। कम से कम मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि भाजपा के संघ और भाजपा के कट्टर समर्थकों और अंधभक्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो भाजपा के बाकी वोटर धांधली करके जीतने वाली पार्टी को सत्ता में देखना चाहते हैं। उन्हें भी लोकतंत्र और कानून कायदे से चुनी हुई सरकार से प्यार है। इसलिए मेरी ये मान्यता है कि राहुल का नारा उनकी सोच को भी स्पर्श कर रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए कि ताकतवर क्षेत्रीय शक्तियां जो हमेशा कांग्रेस को विपक्षी एकता के मैदान में चुनौती देती रहती थी, वोटर अधिकार यात्रा में भाग लेने क्यों आई? चुनाव तो बिहार में हो रहे हैं, तमिलनाडु में नहीं हो रहे, महाराष्ट्र में नहीं हो रहे, फिलहाल पश्चिम बंगाल में भी नहीं हो रहे, पर वे सब नेता आए क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है कि राहुल के नेतृत्व में यह कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। मैं पिछली एक वार्ता में दिखा चुका हूं कि इस कांग्रेस ने सोशल मीडिया में भाजपा को पछाड़ दिया है। इसके युवा चेहरे जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी
सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अब प्रधानमंत्री बनने की बारी राहुल गांधी की है। देखिए, अगर आपके पास अपना माल हो और आपको अपने माल के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, तब आप खुलकर वो बात कहते हैं। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में न कांग्रेस को किसी किस्म का विश्वास रहा है, न किसी किस्म की दुविधा है, न बाकी विपक्ष को किसी किस्म का विश्वास है और न किसी किस्म की दुविधा है। एक और मैं आपको सबूत रखता हूं। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल ने एक बार भी नहीं कहा कि वे तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार और लगातार कहते रहे कि राहुल को ही प्रधानमंत्री बनाना है। क्या ये मामूली संकेत है? नहीं। पिछले 11 साल में विपक्ष की राजनीति में ऐसा कभी घटित नहीं हुआ। दोस्तों, अगर राहुल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात खुलकर नहीं कह रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महागठबंधन के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई और चेहरा भी है या कांग्रेस के पास कोई और समांतर चेहरा है तेजस्वी यादव के। दरअसल ये सब एक रणनीति के तहत हो रहा है, जिससे तेजस्वी यादव भी पूरी तरह सहमत है। अभी आपके सामने आएगी कि वो रणनीति क्या है। दूसरे, राहुल और समूचे विपक्ष के सामने यह भी स्पष्ट है कि मोदी जी बाहर से ही नहीं, भीतर से भी घिरे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना शिकंजा कस रखा है। वह मोदी को अपने मन का भाजपा अध्यक्ष नहीं बनाने दे रहा है। वह मोदी को बड़े प्रदेशों जैसे उत्तर प्रदेश में भी अपने मन का अध्यक्ष नहीं बनाने दे रहा है। दरअसल अब वे दिन जा चुके हैं जब मोदी मनचाहे अंदाज में भाजपा को चलाते थे। कभी ऐसे भी दिन थे जब मोदी जी 10 मिनट में भाजपा का अध्यक्ष तय कर देते थे। अब तो तीसरी साल चल रही है, पर भाजपा को अध्यक्ष नहीं मिल सका है। संघ ने मोदी जी के हाथ बांध दिए हैं। भीतर से कसे शिकंजे का एक नजारा उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी निकलता है। वहां के मुख्यमंत्री, जिन्हें मोदी और शाह की जोड़ी सख्त नापसंद करती है, लेकिन मोदी जी योगी आदित्यनाथ को हटाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ जी की पीठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। खुद स्वयं मोदी मंत्रिमंडल के कुछ वरिष्ठ सदस्य मोदी जी की बताई हुई संहिताओं पर चलने से इनकार करते हैं। सरकार के भीतर भी यह गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर के खिलाफ पिछले दिनों जमकर साजिशी किस्म के प्रयास हुए, जो सरकार के भीतर से ही निकले। उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई कि रिलायंस के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की अमेरिकी शाखा मोदी और ट्रंप के ताल्लुकात खराब करने की जिम्मेदार है। हम लोग जानते हैं कि ध्रुव जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या ORF की अमेरिकी शाखा के संचालक हैं। वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी के बेटे पर पार्टी के भीतर से ही आरोप लगा कि उन्होंने एथेनॉल के धंधे में अरबों रुपए कमा लिए हैं। जब अमित शाह ने गडकरी को बुलाकर यह बात दरियाफ्त की, तो गडकरी ने नाराज होकर कहा कि आप मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लीजिए। इस पर संघ को बीच बिचाव करना पड़ा। रक्षा मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉइंट मैन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉइंट मैन बन गए हैं। उन्हीं की पहलकदमी पर एनडीए की बैठकें होती हैं, उन्हीं के घर पर होती हैं, और समझा जाता है कि वे ही दरअसल गठजोड़ सरकार के मर्म में हैं। जमीन पर हालत यह है कि भाजपा के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को जनता की तीखी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो एक महिला हैं, को गुजरात से आए एक व्यक्ति ने झापड़ मारा, बाल खींचे और उनका सिर मेज पर दे मारा। उधर बिहार में 2-2 मंत्रियों को पब्लिक ने डंडा लेकर दौड़ा लिया। मंत्रियों को कई किलोमीटर तक भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। मध्य प्रदेश में एक विधायक को पुलिस ने जमकर पीटा। उत्तर प्रदेश में विधायकों, मंत्रियों और राज्य मंत्रियों द्वारा अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करना, यहां तक कि धरना देने लगना एक आम बात हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी, गवर्नेंस कहां है? आपने तो कहा था मिनिमम स्टेट होगी और मैक्सिमम गवर्नेंस होगी। वह नारा कहां गया? आपके मंत्री और विधायक इतने अलोकप्रिय क्यों हो रहे हैं? इसी तरीके से विपक्ष यह भी देख रहा है कि 11 साल में पहली बार राष्ट्रवाद की भावना भाजपा के हाथ से निकलकर उसके हाथ में आ गई है। मोदी जी चीन में शी जिनपिंग के साथ में गले मिलकर आए, लेकिन न तो उन्होंने गलवान के उन 20 शहीदों का लिहाज किया जो चीनी सेना के हाथों मारे गए थे, न ही उन्होंने लद्दाख के होटन प्रीफेक्चर में चीनियों द्वारा बनाई गई काउंटियों के बारे में शी जिनपिंग से कोई सवाल पूछा। चीन ने हमारी करीब 47,000 किलोमीटर जमीन दाब रखी है। क्या मोदी जी ने वहां यह सवाल उठाया? नहीं। अब उन्हें हर मंच पर यह जवाब देना पड़ेगा। जिस राष्ट्रीय भावना का मोदी जी ढिंढोरा पीटते थे,
वह पहलगाम में हुए आतंकवादी रक्तपात और ऑपरेशन सिंदूर को 22 मिनट बाद ही बंद कर देने की उनकी नीति के कारण पूरी तरीके से उनके हाथ से निकल गई है। दोस्तों, हकीकत यह है कि जमीन पक चुकी है, बस बिहार का चुनाव जीतने का इंतजार है। जैसे ही नवंबर में नीतीश और भाजपा की जोड़ी बिहार से गई, वहां महागठबंधन की सरकार बनी, वैसे ही देश का बचा खुचा मूड भी मोदी और भाजपा विरोधी हो जाएगा। आज ही मैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी को सुन रहा था और वे साफ तौर पर कह रही थी कि बिहार की वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी का शो थी। उसी अधिकार यात्रा में विपक्ष के सारे नेता आए, इंडिया गठबंधन की सारे घटक दलों ने उसके अंदर भाग लिया। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता वहां पर सक्रिय थे, लेकिन उसके केंद्र में एक ही शख्सियत थी, राहुल गांधी की। लोग उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर विस्तार से बताया, देश में एक ऐसा घटनाक्रम भी चल सकता है जो मोदी पर भाजपा और संघ के भीतर से मध्यावधि चुनाव कराने का दबाव डाले। राहुल के नेतृत्व में नया चुनाव जीतने के लिए विपक्ष तैयार खड़ा है। अगर यह नया चुनाव होता है, वह वोट चोरी के मामले में जनता को शिक्षित कर रहा है, वह जन शिक्षण का अभियान भी है। इसमें राहुल गांधी जनता से सीख रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं। यह एक दो तरफा स्थिति है, एक ऐसी स्थिति है जो हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ है।